अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स का एक और लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। बायोस्टैटिस्टिक्स का आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेग्रेशन एनालिसिस। रेग्रेशन में हमारा ये यूनिट नंबर 13 है। आज की जो लेक्चर है उसके जो कंटेंट्स हैं वो है इंट्रोडक्शन टू रेग्रेशन एनालिसिस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, हम क्या होता है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है, इनकी जो क्लिनिकल और नर्सिंग एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कैसे करते हैं। आवाज़ आ रही है आपको बेटा? आवाज़ सबको आ रही है? आ रही है सर। जी जी। अब इसमें सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू रेग्रेशन एनालिसिस, यानी रेग्रेशन कहते किसके हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कोरिलेशन के बारे में। तो कोरिलेशन था दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मेजर करने का तरीका, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज इनकम और एक्सपेंस। तो उनका आपस में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कितना स्ट्रॉन्ग उनकी बाउंड है। ठीक है जी। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे उसका जो दूसरा तरीकाकार होता है रेग्रेशन एनालिसिस के बारे में। तो रेग्रेशन क्या है? रेग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड used to examine the relationship between a dependent variable and one or more independent variable, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। यानी आज हम पढ़ेंगे, कल तो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि दो वेरिएबल्स है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट जो भी है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। आज हम पढ़ेंगे एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस। तो इसमें जो आज चीज बनी है उसमें क्या है कि इट हेल्प्स अस इन टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बेस्ड ऑन अनदर वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू होगी, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसकी बेस पे हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज की क्लास में हम ये चीज स्टडी करने जा रहे हैं। यानी दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल को हम एक्स का नाम दे देते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम वाई का नाम दे देते हैं। उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन और उसके साथ साथ एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के हिसाब से कैसे मूव करती है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, उसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेरिएबल देख लें। दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है? मैंने एग्जांपल दूंगा इसकी, जैसे इनकम और एक्सपेंस है। तो हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो अब हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी हमारी इनकम जितनी ज़्यादा होगी एक्सपेंसेस हम उतने ज़्यादा करने के काबिल होंगे। तो एक्सपेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और इनकम हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। इसी तरीके से इनकम और एक्सपेंस को अगर हम देखें, इनकम और सेविंग को देखें, तो सेविंग हम तभी ज़्यादा कर सकते हैं जब हमारी इनकम भी ज़्यादा हो। तो सेविंग डिपेंड करती है इनकम पे, तो इनकम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और सेविंग हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल है कि द आउटकम वी वांट टू प्रेडिक्ट, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, रिकवरी हो गई, रिकवरी टाइम हो गया। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी एज पे, जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं इसकी डोज पे, और बीएमआई पे। यानी ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो एज के हिसाब से फिर ब्लड प्रेशर जो है ना वो प्रेडिक्ट करना जरा आसान होता है। दवाई या मेडिसिन की डोजेज जो है उसके उससे हमें पता चलता है कि रिकवरी टाइम हमारा कितना लगेगा। तो ये प्रिडिक्शन हमने इसमें आज पढ़नी है बेसिकली। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं। लेट्स सपोज एक रिसर्चर है और ये रिसर्चर वांट्स टू स्टडी वेदर द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप अ पेशेंट गेट्स अफेक्ट्स देयर ब्लड प्रेशर। यानी एक नर्सिंग रिसर्चर है, वो जानना चाहते हैं कि क्या जो नींद है उसका कोई इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर पे या नहीं। तो इसमें आप देखें, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ब्लड प्रेशर होगा और डिपेंड क्या कर रहा है, नींद के ऊपर वो। ठीक है।
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया आवर्स ऑफ स्लीप, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, ब्लड प्रेशर। यानी जितनी आप नींद ज्यादा होगी ब्लड प्रेशर आपका उतना नॉर्मल होगा, स्टेबल होगा, और जितनी आपकी नींद कम होगी उतना आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, हाई रहेगा या लो रहेगा, जो भी उसमें मामलात होंगे। तो अब आपके ये जो ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस पे, आवर्स ऑफ स्लीप पे। तो एक्स को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एजुकेशन से रेलिवेंट एग्जांपल है। अ टीचर वांट्स टू डिटरमिन वेदर द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट्स स्टडी अफेक्ट्स देयर एग्जामिनेशन मार्क्स। कि एक स्टूडेंट है, वो कितना टाइम अपनी एजुकेशन को या कितना अपनी स्टडीज को दे रहा है, और उसका उसके एग्जामिनेशन के ऊपर के मार्क्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक आ जाता है आवर्स ऑफ स्टडी और दूसरा वेरिएबल आ जाता है मार्क्स। तो मार्क्स आपके किस पे डिपेंड करें, आपकी आवर्स ऑफ स्टडी पे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारे पास स्टडी आवर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हो गया एग्जामिनेशन मार्क्स। तो रिलेशन कैन बी एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर अ स्टूडेंट हु स्टडीज अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स। यानी जितना आप स्टडी ज्यादा करेंगे आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस हैं, और जितनी स्टडी आपकी कम होगी मार्क्स आने के चांसेस उतने ही कम है। तो फिर इसमें क्या होता है कि हम एस्टिमेट्स लगाते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हुए, जिनसे हमारे पास एक लाइन निकलती है, इसको हम रिग्रेशन लाइन का नाम देते हैं, और उस रिग्रेशन लाइन के जरिए हम जो है ना किसी और की स्टडी टाइम के हिसाब से उसके मार्क्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसकी मैं एक बिजनेस एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी है जो कि एडवर्टाइज करना चाहती है अपने चीज़ों को ना, और वो जानना चाहती है कि एडवर्टाइजमेंट करने से हमें हमारी इनकम में क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो कंपनी वांट्स टू डिटरमिन वेदर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अफेक्ट सेल्स। की एडवर्टाइजमेंट अगर हम करें तो सेल्स ज़्यादा होती है या नहीं। तो उस स्टडी में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, खर्चा जो एडवर्टाइज के ऊपर कर रहे हैं, और उसके ऊपर उस खर्चे के ऊपर हमारी सेल्स डिपेंड करेंगी। यानी जितनी एडवर्टाइजमेंट हम ज़्यादा करेंगे हमारी सेल्स भी ज्यादा होगी, जितनी से एडवर्टीजमेंट कम करेंगे हमारी सेल्स भी उतनी कम होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, एक्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया सेल्स। यहाँ पर बेसिकली दो वेरिएबल्स को ही स्टडी करेंगे। जो लीनियर रिग्रेशन है, जो मल्टीपल आ जाती है रिग्रेशन, उसमें हम जो है ना दो से ज्यादा वेरिएबल्स को भी स्टडी करते हैं, वो आगे हम जाके देखते हैं। अब सादा लफ्ज में रिग्रेशन क्या है, सादा लफ्ज में अगर कहें तो रेग्रेशन टेल्स अस हाउ वन वेरिएबल कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट अनदर वेरिएबल। कि एक वेरिएबल की मदद से हम किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। हमने जो रेग्रेशन में पढ़ा था, कोरिलेशन में पढ़ा था, हमने वहां पढ़ा था कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग कितना है उनका बॉन्ड। जबकि कोरिलेशन रेग्रेशन में हम पढ़ते हैं कि एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसकी नर्सिंग में क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जरा देखिएगा, क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, प्रिडिक्टिंग पेशेंट्स रिकवरी टाइम। लेट्स सपोज आपके पास अक्सर अक्सर आपने देखा होगा कि जो कैंसर के पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो पूछते हैं जी भाई मेरे पास कितना टाइम है। तो वो कहते हैं जी आपके पास 6 महीने से 1 साल के दौरान तक टाइम है। तो वो खुदा तो नहीं है, उनको नहीं पता, लेकिन वो पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे जो उन्होंने रिसर्च की होती है, उस रिसर्च की बेस पे जो है ना वो टाइम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने जो है ना पेशेंट की रिकवरी टाइम को प्रेडिक्ट अगर करना है, तो आप किसकी बेस पे करोगे, एज की बेस पे, और इसके अलावा ट्रीटमेंट टाइप। ये दो चीज़ें आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असेसिंग रिस्क ऑफ फॉल, गिरने का चांस क्या है, बेस्ड ऑन मोबिलिटी स्कोर और मेडिकेशन और एज। इसके अलावा एस्टिमेटिंग जो है, सॉरी, एस्टिमेटिंग आईसीयू स्टे ड्यूरेशन, कि आईसीयू में हम कितना टाइम ड्यूरेशन स्टे करेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करती है, कि जो आपको जो आप वाइटल साइंस वगैरह हैं या जो भी मामलात हैं उनकी बेसिस पे आपका जो है ना आईसीयू में स्टे करना कितना होगा वो सारा पता चलेगा। और प्रिडिक्टिंग डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस अगर अपने देखनी है, तो बेस्ड ऑन एचबी, बीएमआई और ब्लड प्रेशर, इसके ऊपर आपकी वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएंगी, और ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे आ जाएंगी। अब हमने असल में पढ़ना क्या है, असल में हमने पढ़नी है रेग्रेशन लाइन। क्या पढ़ना है हमने, रेग्रेशन लाइन। रेग्रेशन लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारी रेग्रेशन लाइन है। आपको ये नजर आ रही होगी, मैंने इसको जरा
हाईलाइट कर देता हूँ। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब y जो है या y हैट जो है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और मैंने बताया था कि x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक a और एक b। ठीक है, अगर ये दो वैल्यूज हैं तो ये हमारे पास x की कोई भी वैल्यू हमने फाइंड हमारे पास हो तो हम y की वैल्यू को बआसानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब वाई हैट क्या है, वाई हैट प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है ना, उसकी जो वैल्यू हमने प्रिडिक्ट करनी है, ये वो आ जाएगी। ठीक है, वाई हैट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है ए है वाई इंटरसेप्ट। अगर एक्स की वैल्यू जीरो भी हो, एक्स की वैल्यू जीरो भी हो तो ये ए हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज जीरो। और बी क्या है, बी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर। बी क्या है, बी इज द स्लोप या रेग्रेशन कोफिशिएंट, इसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप। यानी एक यूनिट चेंज अगर आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो उसकी वजह से y में कितना चेंज आएगा उसको हम b से स्टडी करते हैं। सारा जो खेल होता है वो b का ही होता है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि a और b की कैलकुलेशंस करनी है हमने, इस इक्वेशन में पुट करना है तो हमारी इक्वेशन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, यानी इस x की जो भी वेरिएबल होगी वैल्यू होगी, यहाँ पुट करेंगे तो हम y की वैल्यू को बआसानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो पहले पूछ लें, फिर हम आगे चलें। क्लियर है? चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मैंने वहां पे बताया जी कि स्लोप के बारे में, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, b इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। b is equal to n summation xy minus summation x summation y over n summation x square minus summation x whole square। अब ये जो b है, मैंने बताया कि ये आपका रेग्रेशन कोफिशिएंट होता है, इसके ऊपर जो है ना वो रिलेशनशिप डिपेंड करता है दोनों वेरिएबल्स का। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आए, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आए, तो उस सूरत में आपका जो है वो रिलेशनशिप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर बी का आंसर जो है वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो रिलेशनशिप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई भी इंक्रीज करेगा। अगर बी का आंसर लेस देन जीरो आता है, इट मीन्स कि रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनका रिलेशनशिप कौन सा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी एक्स अगर इंक्रीज करेगा तो वाई डिक्रीज करेगा, या वाई के इंक्रीज होने से एक्स जो है वो डिक्रीज होता है इसमें। और अगर बी इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब है इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, यानी आपस में ये को रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो बी है इसके ऊपर सारी चीज जो है वो डिपेंड करती है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव रिलेशन है, यानी एक्स के इंक्रीज होने से वाई इंक्रीज होगा। अगर बी लेस देन जीरो है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज होगा। और बी अगर जीरो आ जाए तो इट मीन्स कि कोई भी इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, उनका एक दूसरे के इंक्रीज एक चीज में इंक्रीज होने से दूसरी चीज में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। ये समीशन एक्स वाई निकालना, समीशन एक्स और समीशन वाई निकालना, एन समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन एक्स स्क्वायर और माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम पिछली जो क्लास थी जिसमें हम कोरिलेशन को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था, उसमें मैं आपको ये निकालना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है एक क्लिनिकल कंटेंट है। बेसिकली मैंने आपको एडिशन लाइन बताई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एडिशन लाइन आपको बताई। वो कह रहा है कि अ नर्स वांट्स टू प्रिडिक्ट ब्लड प्रेशर है y का, जो y हमारा ब्लड प्रेशर है, इसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल रखा है बेस्ड ऑन एज। अगर एज के हिसाब से देखें तो रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू ए की जगह आ गया 90 प्लस 0.8x, यानी b हमारे पास कितना आ गया 0.8। अब 0.8 पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है कि जो जो आपका x की वैल्यू बढ़ेगी तो y भी आपके पास बढ़ेगा। x क्या है यहाँ पर, एज, यानी एज बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब वो कह रहा है इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू 90, यानी 90 ब्लड प्रेशर तो होगा ही होगा अगर आपकी एज जीरो है तो।
अब अगर आपका जो है एज बढ़ेगी, अब स्लोप आपकी बी है 0.8, फॉर एवरी 1 ईयर इंक्रीज इन एज आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें 0.8 का जो है वो इजाफा होगा। तो आप कहता है कि अगर एज आपकी 50 ईयर्स है तो बताएं ब्लड प्रेशर कितना होगा। तो 90 एज इट इज प्लस 0.8 एज इट इज, और ये एक्स की जगह पे, एज की जगह पे क्या आ जाएगा 50। तो जब इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130, यानी आपकी एज जब 50 होगी तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, 130 होगा। ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन इस तरीके से होता है। हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, हमने ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड की किसी तरीके से, वो तरीका क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। और उसके जरिए हमने इनकी वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर लिया। अब ये जो ए और बी की जो वैल्यूज वहां निकली हुई थी वो वैल्यूज कैसे निकलती हैं उसके लिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। A researcher wants to determine the relationship between hours of study and examination marks, यानी स्टडी का टाइम कितना है और एग्जामिनेशन में मार्क्स उसके कितने आएंगे। और 5 students find the linear regression equation of y on x and the predict the marks of another student named Minha who studies 7 hours। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है अशल, एक का नाम है बदर, तीसरा स्टूडेंट है हमारे पास शाहजैन, चौथा है जायान, और छठ पांचवा स्टूडेंट है हमारे पास सलार। तो अशल जो है वो 2 घंटे स्टडी करता है और उसके मार्क्स आए 40 किसी सब्जेक्ट में, यानी आवर्स, स्टडी आवर्स हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जितना हम इसको फोकस करेंगे हमारे मार्क्स भी उतने ही ज्यादा आएंगे। बदर जो है उसने 3 घंटे स्टडी की तो उसके मार्क्स आ गए 50। शाहजैन ने 4 घंटे स्टडी की तो उसके मार्क्स आए 60। जायान ने 5 घंटे स्टडी की तो उसके मार्क्स आ गए 65, और सालार ने 6 घंटे स्टडी की तो उसके मार्क्स आ गए 75। अब वो ये आपसे ये कह रहा है कि अगर मिनहा स्टडी करती है 7 घंटे तो बताएं उसके मार्क्स क्या आएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी रेग्रेशन लाइन बनाएंगे। ठीक है। रेग्रेशन लाइन कैसे बनेगी उसके लिए ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। पहला स्टेप, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। देखिए हमारे पास रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मैं यहाँ पे इसको जरा कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आपको नजर आ जाए। रिग्रेशन लाइन जो हमारी होती है वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये नजर आ रही है आपको, ये हमारी रेग्रेशन लाइन है। तो यहाँ पे हमें उसने कहा प्रिडिक्ट करें कि मिन्हा के मार्क्स कितने आएंगे अगर वो एक्स एक्स की वैल्यू से हमें दे दी कि वो 7 घंटे स्टडी करे, अगर वो 7 घंटे स्टडी करे तो एक्स उसकी जो है ना उसके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे। मार्क्स हमारे हैं वाई और एक्स हमारा है स्टडी टाइम। ठीक है, बात समझा रही नहीं आ रही। अच्छा अब ये है कि हमारे पास चूंकि ए और बी की वैल्यूज नहीं है तो मैं पहले ए और बी की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अब ए और बी की वैल्यूज कैसे निकलते हैं पहले देखें जरा, बी की वैल्यू निकालने का तरीका। बी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया था। बी का फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब आपको जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है, एक्स की वैल्यूज दी हुई थी 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये एक्स की वैल्यूज है, जबकि ये वैल्यूज हमें दी हुई है वाई की। तो हमें चाहिए समीशन एक्स। तो समीशन एक्स कैसे निकलेगा, समीशन एक्स निकालने के लिए जो एक्स की वैल्यूज ये सारी है ना इसको टोटल करेंगे तो ये 20 हमारे पास समीशन एक्स आ जाएगा। हमें चाहिए समीशन वाई। समीशन वाई से कैसे निकलेगा, इन वाई की सारी वैल्यूज को हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन वाई। नजर आ रहा है, समीशन एक्स की जगह 20 और समीशन वाई की जगह 290। हम क्या निकाल रहे हैं, जो रेगुलेशन लाइन होती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें से पहले हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमें चाहिए समीशन एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई निकालने के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 40 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 80, 3 और 50 को मल्टीप्लाई करें तो 150, 4 और 60 को मल्टीप्लाई करें तो 240, 5 और 65 को मल्टीप्लाई करें तो 325, और 6 और 75 को मल्टीप्लाई करें तो 450। जब इनको हम टोटल करेंगे तो 1250 जो होगा वो हमारा क्या होगा, समीशन एक्स वाई। तो समीशन एक्स वाई की जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 1245। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये जो n है, n क्या है, तादाद होती है वैल्यूज की। तादाद हमारे पास देखें कितनी है, हमारे पास कितनी वैल्यूज है। अब अगर नोट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट्स की वैल्यूज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 एंटर कर दिया। ठीक है, कोई इशू है इसमें। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से। एक्स स्केयर जब मुझे चाहिए, नीचे फार्मूला जो है एक्स स्केयर चाहिए, तो एक्स स्केयर क्या होगा, एक्स की वैल्यू का स्केयर है, 2 का स्केयर हो जाएगा 4,
3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 60 और 5 का स्क्वायर 65, 6 का स्क्वायर 36। फिर इनको जब टोटल करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90, सॉरी 90 आएगी। 90 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। इस तरीके से समीशन एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 20 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 400 आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में माइनस करें और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करें तो हमारे पास बी की जो वैल्यू आ रही है वो 8.5 आ रही है। ठीक है बेटा, बी हम ये जो हमारी रेगुलेशन लाइन थी उसमें से हमने बी निकाल लिया। अब हम आते हैं ए की तरफ। ए के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। इसकी वैल्यू फार्मूला होता है समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 290, हम वो पुट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद बी की वैल्यू जो हमें सवाल में हमने भी फाइंड किया है 8.5, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद समीशन एक्स की जगह पे इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट किया हमने और डिवाइडेड बाय एन किया। एन हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का डाटा था पहले। इनको जब सॉल्व किया तो ए की वैल्यू आती है 24। ठीक है। उसके बाद हमने ये जो ए और बी की वैल्यूज आई उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट की, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमारे पास आंसर आ गया 24 प्लस 8.5 एक्स। यहाँ तक कोई इशू है? अब उसने हमसे कहा था कि पहले तो आप स्लोप निकालें, सॉरी रेडिएशन लाइन निकालें, वो हमने निकाल ली। अब ये देखें y इक्वल टू 24 प्लस 8.5 एक्स, ये जो x है ये स्क्रीन इंडिपेंडेंट शो नहीं वेरिएबल हो है, रही। जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x की वैल्यू उसने हमें दे दी 7। आपको अगर सवाल में देखें तो 7 उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। और हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां 7 पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 24 प्लस 8.5 एक्स की जगह पे क्या आएगा 7। ठीक है। 7 पुट किया, 8.5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 59.5 आ गया। 59.5 और 24 को ऐड किया तो 83.5 हमारे पास आंसर आ गया। कोई इशू बेटा यहाँ तक? ये हमारे पास आ गई प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ, यानी मिनहा इज एक्सपेक्टेड टू स्कोर 83.5 मार्क्स। हालांकि हमें नहीं पता कि मिनहा के मार्क्स कितने हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास जो 5 बच्चों का डाटा था उनका स्टडी टाइम हमारे पास था, उस स्टडी टाइम को हमने देखा। उस स्टडी टाइम की बेसिस पे जो है हमने एस्टिमेशंस लगाई सारी और एक इक्वेशन ड्रा कर ली जिसको हमने रेग्रेशन इक्वेशन का नाम दे दिया। रेग्रेशन इक्वेशन में फिर वो हमारे लिए एक बेंचमार्क बन गया कि y इज इक्वल टू 24 प्लस 8.5 एक्स ही होगा। जो भी बच्चे जो है स्टडी करेंगे इस ऊंच नीच तो एक्चुअली डाटा में ऑब्वियसली होगी, लेकिन प्रिडिक्शन ये है कि मिनहा अगर 7 घंटे स्टडी करती है तो उसके इस सब्जेक्ट में 83.5% या 83.5 मार्क्स आएंगे। जी जी पूछिए, पूछिए क्वेश्चन। अच्छा, तो प्रिडिक्ट मार्क्स हमने कर लिए। ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू है? अगर कुछ है तो पूछ सकती हैं आप। चले, ये रिग्रेशन इक्वेशन हम इस तरीके से निकालते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई थी और हमने इसमें एक्स की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 83.5 हमारे पास प्रेडिक्टेड मार्क्स आ गए। यानी इसमें जो हमारे पास है रिग्रेशन एनालिसिस है, इसमें हम एक तो रिग्रेशन की इक्वेशन बनाते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, जो प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर की एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे जाके क्या होगा उसका। ठीक है। यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चले, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ, सर ये तो बहुत ही मुश्किल है। जी पूछिए। सर ये मुश्किल है बहुत। नहीं मुश्किल नहीं है, आप एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा तो आप जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं कर देता हूँ। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी शेयर कर लूंगा और उसके साथ उनकी की भी शेयर कर दूंगा तो जरा आसानी होगी आपको। एक दो क्वेश्चन आपको अगर ना समझ आए तो आप पर्सनली भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये पिछले जो हमारा जो चैप्टर था उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जब हमने वहां पर निकाला था रेग्रेशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो कोरिलेशन, अगर हमारे पास उसकी वैल्यू हो तो उसकी बेस पे हम ये बताते हैं कि कितने परसेंट जो डाटा है वो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर और कितना परसेंट नहीं करता। तो आर स्क्वायर टेल्स अस व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्स, यानी कि कितने परसेंट जो वेरिएशन है वो
एक्स के थ्रू जो है, एक्स की वजह से है, और बाकी जो होंगी ऑब्वियसली वो एक्स की वजह से नहीं होंगी। इसका आंसर हमेशा जो होता है वो 0 और 1 के दरमियान होता है, यानी 0% से लेकर 100% के दरमियान होता है। लेट्स सपोज हमारे पास आंसर आया था रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का 0.8। जब उसका स्केयर निकालेंगे यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालेंगे तो 0.64 आएगा। 0.64 का मतलब है कि 64%। 64% जो वेरिएशन है वो ब्लड प्रेशर की वजह से है, और बाकी जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है। ब्लड प्रेशर में जो वेरिएशन 64% है वो एज की वजह से, और बाकी जो है वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये एमसीक्यूज में से क्वेश्चन आया था। इसको आगे भी हम जाके देख लेते हैं, कोई इशू है तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। कोई क्वेश्चन है? क्लियर? अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास एक, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इसमें ये देखिए एक इक्वेशन से सॉल्व करके हमें दे दी कि y इज इक्वल टू 70 प्लस 0.5x। अ स्टडी फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन BMI, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड फास्टिंग, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज, y जो हमारे पास बन रहा है वो है 70 प्लस 0.5x, यानी ब्लड प्रेशर आपका 70 होगा प्लस 0.5 आपका BMI होगा। तो एक्स मतलब BMI होगा, तो आपका उसकी बेसिस पे आप ब्लड प्रेशर अपना जो है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड ब्लड ग्लूकोज फॉर द पेशेंट विद BMI 28। तो कुछ भी नहीं करना, हमने एक्स की जगह पे 28 पुट करना है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो 70 एज इट इज प्लस 0.5 एज इट इज, एक्स की जगह पे 28 पुट किया हमने, तो हमारे पास 84 आ गया। ठीक है, तो ऐसा वो इतना इशू नहीं है इसमें। सिर्फ वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए जो होता है, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं हम, जो भी उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी होती है, और उसकी बेस पे हमारे पास हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसकी वैल्यू आ जाती है। अब एक और हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की एग्जांपल कर लेते हैं। कहता है रिग्रेशन मॉडल हैज कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज इक्वल टू 0.75। ये हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में किया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहता है कि हमारा 0.75 आया है। व्हाट इज आर स्केयर एंड व्हाट डज इट मीन? आर स्केयर कितना होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना होगा? तो सिंपल आर स्केयर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्केयर, यानी रेगुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ना, उसका स्केयर ले लेंगे, यानी 0.75 का स्केयर लेंगे, तो ये आ जाएगा 56.25%। 56.25%, 56.25% का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो ड्यू टू, ये सॉरी आगे चले गए थे। तो ये देखिए, देखिए आर स्केयर हमारे पास क्या आया, 0.75 का स्केयर। इसका स्केयर लेते हैं तो ये 0.5625 आता है। जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 56.25% आता है हमारा। 56.25% का मतलब क्या है? 56.25% of the variation is in the dependent variable is explained by the independent variable, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से 56.25% जो है वो चेंजेस आ रही हैं। अदरवाइज जो बाकी चेंजेस हैं 43.75% वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से। यानी कि जो एक्स है, वाई है, वो एक्स के ऊपर 56.25% डिपेंड करता है, बाकी इस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा हो। अब आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, यानी रेग्रेशन और कोरिलेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो इसमें सबसे पहले तो देखें पर्पस क्या है। जो रेग्रेशन हमारे होते हैं, सॉरी, जो कोरिलेशन है, इसमें हम मेजरमेंट करते हैं स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की, यानी दो जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितना स्ट्रांग उनका रिलेशनशिप है, और डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मीन्स वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है। जबकि रेग्रेशन में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर, यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है और उसके जरिए हम वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। सिमेट्री, आप आर एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पहले लिखें और वाई की वैल्यू बाद में लिखें, या वाई की वैल्यू पहले लिखें एक्स की वैल्यू बाद में लिखें, आंसर सेम आता है।
यानी इसमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर चेंजेस आते हैं। यानी अगर रेगुलेशन लाइन एक्स ऑन वाई है और वाई ऑन एक्स है तो उसमें फर्क होता है, चेंज चेंज होता है बिल्कुल। वेरिएबल्स दोनों में दो यूज होते हैं, एक को एक्स का नाम देते हैं और दूसरे को हम वेरिएबल वाई का नाम देते हैं। दोनों कोरिलेशन में दोनों रैंडम वेरिएबल होते हैं, जबकि एक्स जो रेगुलेशन है इसमें एक्स जो है वो फिक्स कर देते हैं हम लोग और उसकी बेसिस पे वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉजेशन का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट की होता है इसमें। तो जो कोरिलेशन है उसमें एक की वजह से दूसरा वेरिएबल नहीं हो रहा होता, लेकिन जो रिग्रेशन होता है उसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इक्वेशन जो है अगर हम कहें तो कोरिलेशन में हमने कोई इक्वेशन नहीं निकाली थी, सिंपल हमने आर की वैल्यू निकाली थी। जबकि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आई थी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। प्रिडिक्शन हम कोरिलेशन ऑफ में नहीं करते, यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ जाती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इसकी लाइन में हम x की वैल्यूज को जो है वो पुट करते रहते हैं और y की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मालूम होती रहती है। यूनिट्स की अगर बात करें तो कोरिलेशन में कोई यूनिट नहीं होता, सिंपल आंसर को हम जीरो -1 और +1 के दरमियान लिख देते हैं कि हमारा आंसर है। जबकि जो रेग्रेशन है उसमें जो b की वैल्यू है उसमें यूनिट्स आते हैं। स्कोप की जहां तक बात है तो जो कोरिलेशन है उसका लिमिटेड स्कोप है, सिर्फ एसोसिएशन की हद तक, यानी दो वेरिएबल की आपस में रिलेशनशिप की हद तक ही जो है हम स्टडी करते हैं। जबकि रेग्रेशन जो है ना वो एक ब्रॉडर टर्म है जहां पर हम प्रेडिक्शन भी करते हैं और एस्टिमेशन भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा उस हिसाब से देखते हैं तो थोड़ी सी ब्रॉड टर्म आ जाती है आसान, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा उस पर। अब सिंपल सी ट्रिक अगर मैं बताऊं कि कोरिलेशन और जो रेग्रेशन है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है। कोरिलेशन में कनेक्शन जो है दो वेरिएबल्स का जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ कनेक्शन को, यानी एक्स और वाई आपस में कितने को रिलेटेड है। जबकि रेग्रेशन में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं, यानी एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये था इसमें जो आज हमने पढ़ा रेग्रेशन एंड कोरिलेशन के हवाले से। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं। चले, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? क्वेश्चन नहीं है कोई किसी का? सर एक दफा पढ़ेंगे तो शायद कुछ क्वेश्चन समझ आ जाए, आपको क्वेश्चन करने का मौका मिल जाए। वैसा तो ये है तो काफी मुश्किल है और इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल मैं लग आपसे रहा है। क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके दोबारा साथ। पढ़ेंगे क्या? जी जी, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा और मैं एक क्वेश्चन आपको हाथ से जब सॉल्व करके दूंगा तो आपको जरा आसानी होगी, तो स्लाइड्स में जरा सा आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी शायद। चलिए, आज की लेक्चर हमारा इतना ही था। कुछ चीज़ें रहती हैं तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे।